to all the viewers, myself Suvek Singh Chauhan. I welcome you all on the YouTube channel Success Daily Mantra. मित्रों, आज हम भारतीय साक्षर अधिनियम के अंतर्गत आने वाले टॉपिक एडमिशन अर्थात स्वीकृति पर चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, स्वीकृति से संबंधित प्रावधान भारतीय साक्षर अधिनियम की धारा 17 से 23 तक में विस्तारित हैं, जो कि चैप्टर 2 अर्थात अध्याय 2 के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, हम एडमिशन को समझेंगे। पहले समझेंगे कि एडमिशन क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका स्वरूप क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन एडमिशन कर सकता है, एडमिशन के संदर्भ में प्रूफ देने की, सबूत देने की आवश्यकता कब पड़ेगी, और डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के संदर्भ में ओरल एविडेंस एडमिशन कब मान्य हो जाता है, और सिविल केसेस में एडमिशन की क्या रिलेवेंसी है। तो मित्रों, सबसे पहले हम समझते हैं कि धारा 17 क्या कहती है। साक्षर अधिनियम की धारा 17 कहती है कि कोई भी ऐसा कथन जो कि मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फैक्ट इशू या रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कोई सुझाव देता है, सजेस्ट करता है, और वो किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका जो उल्लेख धारा 18/1920 में किया गया है, वह एडमिशन होता है। लेकिन मित्रों, एक विशेष बात जिसका जिक्र वहां पे नहीं किया गया है कि एडमिशन कहाँ पर किया जाएगा। क्या एडमिशन कोर्ट में ही किया जाना चाहिए, या एडमिशन किसी भी स्थान पर किया जा सकता है और किसी भी व्यक्ति से किया जा सकता है, इसका जरूरत उल्लेख सेक्शन 17 में नहीं किया गया। लेकिन मित्रों, जो एडमिशन होगा वो एनी प्लेस बिफोर एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के सामने और किसी भी जगह पर किया जा सकता है। इस प्रकार से एडमिशन इट इज अ स्टेटमेंट मेड ओरली, written or in electronic form which suggests any inference about the fact, issue or relevant fact made by any person mentioned under section 18, 19, 20 of the Indian Evidence Act before any person at any place। कोई भी ऐसा कथन जो मौखिक, लिखित और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कि किसी भी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसका उल्लेख धारा 18/1920 में किया गया है, और जो फैक्ट इशू, विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के बारे में कोई भी अनुमान इंगित करता है और किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के सामने किया जाता है, वह एडमिशन की कैटेगरी में आता है। मित्रों, अब हम समझेंगे कि एडमिशन का नेचर क्या होता है। एडमिशन के स्वरूप के अंतर्गत हम बेसिकली ये कह सकते हैं कि एडमिशन इज बेसिकली सेल्फ रिगार्डिंग स्टेटमेंट। एडमिशन में अपने से संबंधित, स्वयं से संबंधित कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ कथन को कोई व्यक्ति करता है, और ये कथन बेसिकली सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं या सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट का मतलब कि कोई भी व्यक्ति जब कोई ऐसा स्टेटमेंट करता है जिसमें उसका हित निहित होता है, उसके हित की बात होती है, उसके इंटरेस्ट की बात होती है, यानी अपने इंटरेस्ट के फेवर में कोई स्टेटमेंट करता है, तो सेल्फ सर्विंग स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट का मतलब ऐसे स्टेटमेंट जो अगेंस्ट द इंटरेस्ट पार्टी द्वारा अपने हित के विपरीत किए जाते हैं। मित्रों, कि जैसा कि हम समझ रहे हैं कि जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें जो ऑथेंटिसिटी होती है, जो उसकी सत्यता होती है, उसको 99% केसेस में इसकी सत्यता सही होती है, जबकि जो सेल्फ फेवरिंग इंटरेस्ट के सब्जेक्ट होते हैं, सेल्फ फेवरिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, उनमें जनरली जो ऑथेंटिसिटी होती है उतनी अच्छी नहीं होती जितनी सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट्स में होती है। इसके बाद मित्रों, हम समझेंगे कि एडमिशन कितने प्रकार का होगा। एडमिशन बेसिकली अगर हम देखें तो एडमिशन 2 प्रकार का होता है। एक तो फॉर्मल एडमिशन होता है या औपचारिक एडमिशन होता है, और दूसरा होता है इनफॉर्मल एडमिशन या अनौपचारिक। फॉर्मल एडमिशन ज्यादा वेरिएड कैटेगरी में आता है, क्योंकि ये फॉर्मल एडमिशन जो होते हैं वो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने किए जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल एडमिशन किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी किया जा सकता है। मित्रों, एक महत्वपूर्ण बात हमको और समझनी है यहाँ पर कि क्या एडमिशन गेस्चर के थ्रू हो सकता है, संकेतों के माध्यम से एडमिशन हो सकता है। तो मित्रों, हाँ, गेस्चर के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से एडमिशन हो सकता है। ऐसी बात कहाँ पे कही गई है मित्रों? इसका इन्फ्रेंस ही हम लगा सकते हैं, वो इन्फ्रेंस धारा 119 के आधार पर लगा सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 119 कहती है कि कोई किसी मूक साक्षी द्वारा कोर्ट में दिया गया साक्ष्य मौखिक साक्ष्य की कैटेगरी में आएगा। अर्थात अगर कोई इशारों से कोई बात कहता है तो इसका मतलब वो एडमिशन की कैटेगरी में आना चाहिए। इसके अलावा मित्रों, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी राइज होता है यहाँ पर, क्या मौन रहना भी अपने आप में एडमिशन की कैटेगरी में आता है? क्या
साइलेंट अमाउंट्स टू एडमिशन। मित्रों, इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा दो केसेस के माध्यम से हम इसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं। एक केस था मुकेश कुमार अजमेरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1997 का ये केस था, जिसमें ये कहा गया कि अगर आप जनरली जो साइलेंट होता है, जो मौन होता है, उसके माध्यम से एडमिशन नहीं किया जा सकता, यानी साइलेंस जो है वो एडमिशन की कैटेगरी में, मौन रहना एडमिशन की कैटेगरी में, स्वीकृति की कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन एक दूसरा केस था बीसला बनाम एम्स्टर्डम, 1977 का केस था। हालांकि ये प्रीवी काउंसिल का जजमेंट था। प्रीवी काउंसिल ने इसमें माना था कि अगर आपका बोलने का दायित्व है, ऑब्लिगेशन टू स्पीक है, और आप वहां पर नहीं बोलते हैं, तो उस स्थिति में जो साइलेंट है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा कि उसको एडमिशन की तरह ट्रीट किया जा सकता है। मित्रों, इसको हम एक एग्जाम्पल की तरफ से समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई व्यक्ति कोर्ट में ये कह रहा है कि फला व्यक्ति चोर है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको डिनाई करें, आप उसको कंट्राडिक्ट करें उसके स्टेटमेंट को, और आप नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप उसको मूक सहमत दे रहे हैं, कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप चोर हैं, तो इसको एडमिशन की कैटेगरी में एक्सेप्ट कर लिया जाए। मित्रों, अब हम समझते हैं कि एडमिशन कौन कर सकता है। जैसा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 18/1920 को अगर हम अवलोकित करें और देखें, तो हम ये पाते हैं कि 6 प्रकार के व्यक्तियों को एडमिशन करने के लिए कॉम्पिटेंट माना गया। कौन? पहला, जो सेक्शन 18 का सबसेक्शन 1 है, वो कहता है पार्टी टू द सूट कर सकते हैं, यानी मामले के पक्षकार एडमिशन कर सकते हैं। मामले के पक्षकारों का तात्पर्य उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से भी है और उनके लीगल हेयर से भी है, वो लोग भी एडमिशन कर सकते हैं। मित्रों, इसमें एक महत्वपूर्ण केस था कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 1952 का। इस केस में कहा गया कि अगर वहां पर कई को प्लेंटिफ हैं और को डिफेंडेंट हैं, तो अगर को डिफेंडेंट में से कोई एक डिफेंडेंट कोई एडमिशन करता है, तो वो अन्य डिफेंडेंट्स जो होंगे उन पर बाध्य नहीं होगा। वहीं पर अगर कोई बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं और उसमें से एक को प्लेंटिफ कोई स्टेटमेंट देता है, कोई एडमिशन करता है, तो वह एडमिशन जो होगा वो अन्य प्लेंटिफ पर बाध्य होगा। अर्थात प्लेंटिफ के मामले में जो एडमिशन होगा वो को प्लेंटिफ पर बाध्य होगा, बाध्य करेगा, लेकिन डिफेंडेंट के मामले में एक डिफेंडेंट के द्वारा किया गया एडमिशन वो को डिफेंडेंट को बाध्य नहीं करेगा। मित्रों, इसके अलावा दूसरा, जो रिप्रेजेंटेटिव्स टाइप के व्यक्ति होते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर जिनका होता है, जिसमें बेसिकली एजेंट्स का नाम भी हम कर सकते हैं। सेक्शन 18 में ये बताया गया कि रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं वो भी एडमिशन कर सकते हैं। मित्रों, रिप्रेजेंटेटिव्स को बेसिकली हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एजेंट्स, लीगल काउंसिल, हस्बैंड एंड वाइफ और अदर रिप्रेजेंटेटिव। एजेंट्स की अगर हम बात करें तो एजेंट्स अगर एडमिशन करने की कैपेसिटी तभी माना जाएगा जब फैक्टम ऑफ एजेंसी जो है प्रूव हो गया होगा, यानी एजेंसी का एग्जिस्टेंस जो है वो एजेंसी एग्जिस्ट कर रही है, अस्तित्व में है, ऐसा प्रूव हो गया, ऐसा साबित हो गया है। इसके अलावा एजेंट को जो प्रिंसिपल है, जो मालिक है एजेंट का, उसने एक्सप्रेस अभिव्यक्त रूप में या विवक्षित रूप में, एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली वे में उसने अथॉरिटी प्रोवाइड कर दी हो कि आप ऐसा एडमिशन कर सको। किसको अथॉरिटी प्रदान करेगा? एजेंट को करेगा। कौन करेगा? प्रिंसिपल करेगा। थर्ड एलिमेंट जो जरूरी है एजेंट्स के लिए, वो है जो एडमिशन किया जाएगा वो ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ एजेंसी, यानी एजेंसी के अस्तित्व में रहने के दौरान ही किया जाएगा। और अगर उसके बाद किया जाता है या पहले किया जाता है तो वो एडमिशन मान्य एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। मित्रों, अगर हम सेकंड वाली बात करें लीगल काउंसिल को, तो लीगल काउंसिल को इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है क्लाइंट की तरफ से कुछ भी एडमिट करने का, और इस स्थिति में उसको कुछ भी एडमिट करने के लिए या किसी भी प्रकार का एडमिशन करने के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से एक्सप्रेस कंसेंट प्राप्त करे अपने क्लाइंट से। इसके अलावा मित्रों, क्लाइंट जो भी एडमिशन लीगल काउंसिल का करेगा, क्लाइंट उससे बाध्य हो जाएगा। और इसके अलावा जो एडमिशन करेगा लीगल काउंसिल वो फैक्ट का करेगा, लॉ का नहीं करेगा। फैक्ट का अगर वो एडमिशन करता है तो वो मान्य एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। वो फैक्ट का एडमिशन करना ही उसके लिए आवश्यक है, और लॉ का एडमिशन अगर वो करता है, वो लॉ का एडमिशन उसके द्वारा किया जाना वो मान्य एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। थर्ड पॉइंट, जो फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट है लीगल काउंसिल वाले पार्ट में, वो ये है कि वो रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, यानी जिस मामले की कार्रवाई चल रही है, यानी जो
सूट है उस सूट से रिलेटेड ही फैक्ट जो है उसी को एडमिट कर सकता है कौन, लीगल काउंसिल कर सकता है। मित्रों अगर हस्बैंड एंड वाइफ की बात करें तो जनरली हस्बैंड और वाइफ एक जो है वो एडमिशन कर सकते हैं, वो एक दूसरे के अगेंस्ट एडमिशन कर सकते हैं। अगर वो एक दूसरे के एडमिशन करते हैं तो वो जनरली एक का एडमिशन किया गया दूसरे को बाउंड नहीं करता है। लेकिन अगर दोनों का इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है, ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट है, यानी दूसरा जो स्पाउस है वो भी इंटरेस्ट रखता है उस प्रॉपर्टी में, तो उस स्थिति में जो स्पाउस के द्वारा किसी हस्बैंड या वाइफ के द्वारा जो भी एडमिशन किया जाएगा वो दूसरे को बाध्य करेगा। अगर रिप्रेजेंटेटिव्स कैरेक्टर्स में अगर हम बात करें मित्रों तो बेसिकली जो मेन बात है वो ये है कि रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए। अदर रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं, वो अथॉरिटी भी होना चाहिए, इंप्लाइड या एक्सप्रेस किसी भी प्रकार की अथॉरिटी उनको प्राप्त होनी चाहिए और वो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड होना चाहिए, तभी वो उस स्थिति में कर पाएंगे। मित्रों थर्ड पर्सन की हम बात करें कि ऐसे व्यक्ति जिनका किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट होता है, किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट का मतलब बेसिकली हमारा संबंध यहाँ से है पिक्यूशनरी या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट या किसी भी प्रकार का आर्थिक या सांपत्तिक हित होना चाहिए। अगर किसी सब्जेक्ट मैटर में, किसी सूट के सब्जेक्ट मैटर में किसी भी व्यक्ति का कोई आर्थिक और सांपत्तिक हित है तो उस स्थिति में वो भी एडमिशन करने के लिए लायबल बताया गया है। मित्रों अगर हम बात करें फोर्थ कैटेगरी की तो वो व्यक्ति भी आते हैं जिनसे हित उत्पन्न हुआ है, जिनसे पक्षकारों को हित प्राप्त हुआ है, ऐसे व्यक्ति भी एडमिशन कर सकते हैं। Persons from whom parties derive their interest, it means that सेक्शन 18 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति जिनसे हित उत्पन्न हुआ है। हित उत्पन्न होने का बेसिकली मतलब अगर हम बात करें मित्रों तो अगर कोई पिता है और पिता से पुत्र को प्रॉपर्टी प्राप्त हुई है और पुत्र की उस जमीन से, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो कि उस पुत्र से पिता से प्राप्त हुई है, पुत्र उसमें एक पार्टी है, तो पिता के द्वारा किया गया एडमिशन भी लीगल एडमिशन की कैटेगरी में आएगा, मान्य एडमिशन की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा मित्रों अगर हम बात करें कि ऐसे व्यक्ति जिनकी पोजीशन या जिनकी लायबिलिटी पार्टीज के अगेंस्ट है और ऐसा प्रूव करना नेसेसरी है, तो उन व्यक्तियों के बेसिकली इसको मित्रों हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जिनका जो पार्टीज का सूट है, ऐसे व्यक्ति जिनकी पोजीशन और लायबिलिटी जो पक्षकार हैं उनके अगेंस्ट है, तो ऐसे व्यक्ति भी एडमिशन की कैटेगरी में आ सकते हैं, एडमिशन कर सकते हैं। ऐसा हमारी भारतीय साक्ष्य मित्रों इसके अलावा सेक्शन 20 की अगर हम बात करें तो सेक्शन 20 में ये कहा गया है कि पार्टीज अगर किसी को एक्सप्रेसली रिफर करते हैं कि भाई फला व्यक्ति को बुलाकर पूछ लिया जाए कि वो इन चीजों के बारे में ठीक से बता पाएगा, यानी फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन अगर एनी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को रिफर किया जाता है, एनी पर्सन रिफरिंग फॉर द पर्पज ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन, तो वह व्यक्ति भी एडमिशन कर सकता है। मित्रों इसको समझने के लिए एक महत्वपूर्ण बात इसमें और ऐड करना है कि जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, जो आर्बिट्रेटर और मीडिएटर होते हैं, वो भले ही उन्होंने कोई समझौता पहले से करा रखा हो, पार्टीज अगर उनको रिफर करती हैं तो वो एडमिशन नहीं कर सकते सेक्शन 20 के अंतर्गत। मित्रों ये एकदम क्लियर फैक्ट है कि जो आर्बिट्रेटर्स और जो मीडिएटर्स होते हैं उनको ये अधिकार नहीं दिया गया है कि वो सेक्शन 20 के तहत एडमिशन कर सके। मित्रों इसके अलावा आगे हम समझते हैं कि सेक्शन 21 क्या कहती है। सेक्शन 21 बेसिकली बात करती है एडमिशन के प्रूफ के रिगार्डिंग। एडमिशन का प्रूफ जनरली देने की आवश्यकता नहीं होती है, जनरली देने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस बताए गए सेक्शन 21 में जिनमें एडमिशन का प्रूफ देने की आवश्यकता होती है। सेल्फ हार्मिंग एडमिशन का प्रूफ देने की आवश्यकता कब पड़ेगी? अगर कोई बात धारा 32 के तहत आ रही है, कोई एडमिशन जो किया गया है वो धारा 32 के तहत किया गया है, या कोई एडमिशन सेक्शन 14 के तहत किया गया है। धारा 32 में जो 8 प्रकार बताए गए हैं उनमें से कोई आता है, जैसे सेक्शन 14 में जो 3 प्रकार बताए गए हैं, 3 प्रकार में स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग्स की जो बात की गई है सेक्शन 14 के तहत, उससे रिलेटेड अगर कोई एडमिशन किया गया है तो भी वहां पर आवश्यकता होगी प्रूफ देने की एडमिशन को। और इसके अलावा सेक्शन 23 में ये कहा गया है कि अगर वो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं आता है, वो अदरवाइज रिलेवेंट है, नॉट एज एडमिशन, तो उस स्थिति में भी नॉट एज एन एडमिशन, ठीक है, नॉट एडमिशन, वो एडमिशन की कैटेगरी में नहीं, वो अदरवाइज रिलेवेंट है, तो उस स्थिति में भी क्या होगा, प्रूफ देना पड़ेगा। अब इसमें जो सेल्फ हार्मिंग स्टेटमेंट की बात की गई है, सेल्फ हार्मिंग एडमिशन की बात की गई है सेक्शन 21 में, वो
किसी भी व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति द्वारा या उसके बिहाफ पर या उसके बाई हिज बिहाफ भी किया जा सकता है। उसको किसी भी प्रकार से बेसिकली अगर इसको कंक्लूड करें या इसको सॉर्ट करें तो कोई भी व्यक्ति या उसका रिप्रेजेंटेटिव अगर कोई सेल्फ हार्मिंग स्टेट एडमिशन करता है और वो एडमिशन धारा 32, धारा 14 और धारा 21(3) के अंतर्गत आता है तो वहां पर एडमिशन का प्रूफ देने की आवश्यकता होगी और इसके अतिरिक्त परिस्थितियों में कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके अलावा मित्रों अगर हम बात करें सेक्शन 22 और 22 कैपिटल ए की, तो 22 और 22A कैपिटल ए दोनों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध है। 22 बात करता है कि डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में ओरल एडमिशन और ओरल स्टेटमेंट्स हैं या ओरल एडमिशन कब मान्य होगा, और सेक्शन 22 कैपिटल ए जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के आने के बाद जोड़ी गई साक्षर अधिनियम 2000 में, वर्ष 2000 में जोड़ी गई, उसमें सिमिलरिटी इस बात को है कि दोनों ओरल एडमिशंस की बात करते हैं और ओरल एडमिशन सेक्शन 22 बात करता है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ओरल एडमिशन की, वहीं पर जो सेक्शन 22 कैपिटल ए है वो बात करता है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड से संबंधित ओरल एडमिशंस की। मित्रों अगर हम सेक्शन 22 में देखें तो ओरल एडमिशन केवल दो ही परिस्थितियों में अलाउ किया गया है डॉक्यूमेंट्स के संदर्भ में। पहला, अगर धारा 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंसेस जो हैं वो अलाउ किए गए हैं उस मामले में, अगर सेकेंडरी द्वितीयक साक्ष्य दिए जा सकते हैं उस मामले में धारा 65 के अंतर्गत, तो ही उन डॉक्यूमेंट्स का ओरल एडमिशन हो सकता है। और वहीं पर अगर उस डॉक्यूमेंट की असलियत प्रश्नगत है, जिनेनेस अगर प्रश्नगत है, उस पर क्वेश्चन किया गया है, तो भी उस स्थिति में डॉक्यूमेंट्स का ओरल एडमिशन हो सकता है। मित्रों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में ये दोनों ग्राउंड्स नहीं है, ये दोनों ग्राउंड्स नहीं है, केवल वहां पर एक ग्राउंड्स मिलता है कि अगर उस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की असलियत प्रश्नगत है, उसकी जिनेनेस पर क्वेश्चन उठा दिया गया है, प्रश्न कर दिया गया है, तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का ओरल एडमिशन हो सकता है। मित्रों अगर हम सेक्शन 23 की बात करें तो सेक्शन 23 ऐसी सेक्शन है एविडेंस एक्ट की जो बेसिकली सिविल मामलों से डील करती है। सिविल मामलों से डील करती है तो सिविल मामलों में एडमिशन की रेलेवेंसी की बात की गई है। तो कहा गया है कि अगर दो परिस्थितियां ऐसी होंगी जिसमें सिविल मामलों में जो एडमिशन होगा वो रेलेवेंट कैटेगरी में नहीं होगा, अर्थात सिविल मामलों में कौन से एडमिशन को रेलेवेंट नहीं माना जाएगा, तो दो कारण बताए गए हैं। पहले, अगर कोई पार्टीज के मध्य कोई एक्सप्रेस कंडीशन के आधार पर, कोई अभिव्यक्त सत्य के आधार पर कोई एडमिशन किया गया है तो वो एडमिशन रिलेवेंट एडमिशन नहीं होगा सिविल मामलों में। इसके अलावा मित्रों अगर बात करें कि अगर पार्टीज ने आपस में कोई समझौता कर लिया है, किसी बात पर वो एग्री हो गए हैं, तो दोनों के द्वारा अगर एग्रीमेंट किया गया है और उस एग्रीमेंट जो हुआ है वो एडमिशन को लेकर के हुआ है, एडमिशन करने को लेकर हुआ है, तो उस स्थिति में भी जो वो सिविल मामलों में एडमिशन होगा वो रिलेवेंट एडमिशन की कैटेगरी में नहीं होगा। मित्रों ये आज हमने इस पर चर्चा की स्वीकृत क्या होता है, तो स्वीकृत को मैंने संक्षेप में रखने का प्रयास किया। आगे नए वीडियो में हम नए विषय को लेकर के फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।